Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing series on Indian history, theme based test series, MCQs based on certain themes in the subject. As I have told you in all my video lectures that when we prepare theme wise within the subject, then the particular subtopic is completed or covered comprehensively. So today's theme is some questions on literature, inscriptions, religion from ancient India. So let us start. Consider the following statements about the Mauryan age. Mauryan age के बारे में कुछ general statement. There was the beginning of stone art on a larger scale. Mauryan age में stone art पे बड़े स्तर पे काम शुरू हुआ. पहला statement. Mauryan polity was the first ever effort towards administrative unification of India. पहली बार एक पॉलिटिकल सिस्टम बना है जहां भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन दिखाई पड़ता है. दूसरा स्टेटमेंट मौर्यंस के बारे में. बुद्धिज्म वॉज प्रोक्लेम्ड एज स्टेट रिलीजन. उस समय के राजाओं द्वारा बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन बन गया था. एंड देयर इज नो रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ फेमिन इन द एम्पायर. और उस समय कोई अकाल पड़ा है ऐसा कोई इंसिडेंट, रिपोर्टेड इंसिडेंट हमको पता नहीं लगता. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं और उनमें से चूज करना पड़ता है. वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है. सीधे सीधे आ जाए, किसी इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, उसी को अलग से इनडायरेक्टली दे देते हैं तो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये वैसा ही एक क्वेश्चन है. सो यस, देयर वॉज बिगिनिंग ऑफ स्टोन आर्ट ऑन द लार्जर स्केल. पहली बार भारत में स्टोन आर्किटेक्चर शुरू हुआ है. अशोक के पिलर्स वगैरह हैं, रॉक कट गेट आर्किटेक्चर है. ये पहली बार देखा गया है कि रॉक आर्ट भारत में शुरू होती है अशोक के समय में लार्जर स्केल पे. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे भारत में लगभग मैसूर तक अशोक का शासन हुआ करता था, आज के कर्नाटक तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हो चुका था. अशोक मेंटेन्ड ए वेरी वेरी लार्ज ब्यूरोक्रेसी. अशोक का स्टेट सिस्टम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हुआ करता था. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इवन दो अशोक फॉलोड बुद्धिज्म, बट बुद्धिज्म डिड नॉट बिकम स्टेट रिलीजन. बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन नहीं था. थर्ड गलत हो जाता है. देयर इज नो रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ फेमिन. ये गलत है. फेमिन पड़ा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बहुत बड़ा अकाल पड़ा है मगध में. यही वो फेमिन की वजह थी जब बहुत सारे जैन मॉन्क्स साउथ इंडिया चले गए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु. चंद्रगुप्त मौर्य खुद भी एक मॉन्क बन के इस दल में शामिल हुआ था. तो फेमिन के बारे में कोई रिपोर्टेड इंसिडेंट नहीं है. ये गलत हो जाता है. मगध का फेमिन बहुत फेमस माना जाता है इन द टाइम ऑफ मौर्यास. तो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा चौथा सही नहीं है. कौन सा करेक्ट है? तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोक एंड हिज धम्मा. अशोक और उसके धम्मा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. अशोक बीइंग फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म थ्रू हिज धम्मा. कई बार बीच में इस तरीके के छोटे छोटे फ्रेजेस लगा दिए जाते हैं जो हम हरी में होते हैं तो हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं. अशोक बीइंग फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म बिल्कुल सही. प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म थ्रू हिज धम्मा. आपने जो उसने अशोक का धम्मा होता है जो उसने अभिलेख जारी किए थे, क्योंकि बुद्धिज्म का फॉलोवर था तो वो अपने अभिलेखों के जरिए बुद्धिज्म प्रोपेगेट करता था. पहला स्टेटमेंट. अशोक एम्फेसाइज्ड ह्यूमैनिटी इन प्लेस ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी इन हिज धम्मा. अशोक ने अपने लेखों में, अभिलेखों में ह्यूमैनिटी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है रादर देन अबाउट हिज धम्मा. धम्मा में जो ऑर्थोडॉक्सी होती है, रूढ़िवादिता होती है, उसकी बजाय उसने ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस किया है. कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है. अशोक बुद्धिज्म का फॉलोवर था. बुद्धिज्म उसका प्राइवेट पक्ष होता है. उसने कहीं भी बुद्धिज्म को लोगों तक फोर्सफुली पहुंचाने, लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट या लोगों को फोर्सफुली बुद्धिस्ट फॉलोवर बनाने की बात नहीं कही है. तो पहला गलत है. ये सही है. अशोक एम्फेसाइज ह्यूमैनिटी इन प्लेस ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी इन हिज धम्मा. अशोक ने ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस किया है कि लोगों को अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पशुओं को नहीं मारना चाहिए. इस तरीके की बातें, सभी धर्मों के लिए समान भाव होना चाहिए, ऐसी बातें उसने की हैं. तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है. पहला स्टेटमेंट सही नहीं है. तो 2 इज द आंसर. Consider the following statements. The earliest rock cut caves in Indian art were constructed in the central India in post-Maurya period.
पहली बार जो रॉक कट केव्स थी, मतलब जो रॉक्स होते हैं उनमें काट काट के गुफाएं बनाई गई हैं, ये पहली बार सेंट्रल इंडिया में पोस्ट मौर्य पीरियड में हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य डोनेटेड रॉक कट केव्स एट श्रवणबेलगोल इन कर्नाटक टू जैन मॉन्क्स। अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य जैन मॉन्क्स के साथ श्रवणबेलगोल कर्नाटक चला गया था और उसने वहाँ पर रॉक कट केव्स डोनेट की हैं जैन मॉन्क्स को। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। जो सबसे पहले रॉक कट केव्स बनती हैं वो बारबारा केव्स बिहार में बनती हैं, अशोक के समय बनती हैं, वो अर्लीस्ट रॉक कट केव्स मानी जाती हैं भारत में। लास्ट में खजुराहो की जो केव्स हैं वो भी रॉक कट केव्स हैं। तो ये सेंट्रल इंडिया में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी बनी है बहुत सारी, लेकिन शुरुआत जो है वो अशोक के समय की जो बारबार केव्स होती हैं वो मानी जाती हैं। तो पहला गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य साउथ इंडिया गया तो है, जैन मुनि बन गया है, जैन फॉलोवर बन गया है, लेकिन उसने वहाँ कोई रॉक कट केव्स बनवाई हैं, डोनेट की हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। Which of the following inscriptions marks the presence of an irrigation work in the ancient India? ये मैं आपको करा चुका हूँ। एंशियंट इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट अभिलेख कोई इरिगेशन वर्क के लिए है तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जो बात करता है सुदर्शन लेक की। इट टॉक्स अबाउट सुदर्शन लेक। गुजरात में सुदर्शन लेक के बारे में ये बात करता है, जो बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनती है, और जो रुद्रदमन वन राजा है शकों का, उसने इसे जारी किया है। ये इरिगेशन के बारे में बात करती है। इन दोनों में कहीं कोई इरिगेशन की बात नहीं की गई है। ये इट इज़ वेल नोन फॉर दिस सुदर्शन लेक। ह्यून सांग का अकाउंट भारत में है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। हिज अकाउंट सोलली डील्स विद बुद्धिज्म एंड इट्स स्प्रेड इन इंडिया। उसका जो भारत के बारे में अकाउंट है वो सिर्फ बुद्धिज्म और उसके किस तरीके से स्प्रेड हुआ उसके बारे में पहला स्टेटमेंट। हिज अकाउंट थ्रोज एम्पल लाइट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस ऑफ हिज टाइम्स। ये उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन थी उसके बारे में भी बताता है। ही स्पोक इन ग्लोरीफाइड टर्म्स ऑफ नालंदा एंड टैक्सला एज द ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। वो बहुत ही ग्लोरिफिकेशन के साथ नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है। ह्यून सांग के बारे में बात हो रही है। हिज अकाउंट डिस्क्राइब्स किंग हर्षवर्धन एज अ यूनिवर्सल मोनार्क हु कुड हैव विक्ट्रीज इन ऑल द डायरेक्शंस। वो कहता है चक्रवर्ती राजा जैसा है, चारों दिशाओं में इसने विजय प्राप्त की है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड होते हैं, आपको सही सही पता है तो आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाते हैं। तो ह्यून सांग का अकाउंट सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में नहीं है, उसने और भी चीज़ों के बारे में बताया है। भारत में जो हो रहा है उसके बारे में है। इट इज़ नॉट सोलली बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। तो ये गलत हो जाता है। हिज अकाउंट थ्रोज एम्पल लाइट, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। ये सही है कि वो यहाँ के हालातों के बारे में बताता है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस कैसी हैं हर्षवर्धन के समय की। उसके समय ये 629 BC के आसपास आया था। तो ये पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बताता है। ही स्पोक इन ग्लोरीफाइड टर्म्स ऑफ नालंदा। नालंदा के बारे में तो बताता है, वही वो पढ़ने आया था जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होती थी, लेकिन तक्षशिला की बात वो कहीं नहीं करता है। अब ये नालंदा और तक्षशिला दोनों दे दिए गए हैं, जल्दबाजी में आप इसको सही कर देंगे, ये सही नहीं है। थर्ड इज रॉन्ग। तक्षशिला के बारे में कोई बात नहीं करता है। नालंदा में तो वो पढ़ने ही आया था, तो उसके बारे में बहुत बताता है। ऐसे ऐसे यहाँ पर चलता है, इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इतने टीचर्स होते हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है, काफ़ी कुछ ये बताता है। हिज अकाउंट डिस्क्राइब्स किंग हर्षवर्धन, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं कहता कि हर्षवर्धन ने चारों दिशाओं में जीत हासिल की है, यूनिवर्सल मोनार्क है, बल्कि ये कहता है वो तो पुलकेशिन II से हार गया था। ये ह्यून सांग कहता है हर्षवर्धन ने विंध्याचल के पार जाने की कोशिश की है और चालुक्य राजा पुलकेशिन से वो हार गया है। तो 4 स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सिर्फ दूसरा सही है, तो आंसर बी हो जाता है। Consider the following statements about Gupta period. The period is marked by state patronship to Vaishnavism and the arrival of large number of Chinese and Greek travelers. गुप्तों का जो राज्य धर्म था वो वैष्णविज्म होता है और उसे पैट्रनाइज भी करते थे। पहला स्टेटमेंट सही है। The kings built temples of monumental sizes depicting high degree of decorative features. राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं और मंदिरों पे बहुत ज़्यादा कलाकारी दिखाई गई है, डेकोरेटिव फीचर्स दिखाए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट बुद्धिस्ट स्टडीज एंड इट्स लर्निंग विटनेस्ड स्टीप डिक्लाइन। और गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, इस समय बुद्धिस्ट स्टडीज़ में काफ़ी डिक्लाइन देखा गया है क्योंकि गुप्ता राजा वैष्णविज्म फॉलो करते हैं।
द पीरियड हाउएवर विटनेस्ड स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ संस्कृत लिटरेचर, लेकिन ये संस्कृत साहित्य के लिए बहुत स्वर्णिम युग माना जाता है। अब इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया गलत हो जाता है। द पीरियड इज मार्क्ड बाय स्टेट पैट्रियोटिक वैष्णविज्म एंड द अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज बट नॉट ग्रीक ट्रेवलर्स। यहाँ पर ये कैच है, चाइनीज तो आते हैं, ह्यून फाइयान वगैरह आता है, और भी फाइयान मेन तौर पे आया है, बट ग्रीक ट्रेवलर्स बहुत आते हैं ऐसा नहीं पता लगता, तो पहला गलत हो जाता है। किंग्स बिल्ट टेम्पल्स ऑफ मोन्यूमेंटल साइजेस डिपिक्टिंग हाई डिग्री ऑफ डेकोरेटिव फीचर्स। टेम्पल बनने शुरू हुए हैं, लेकिन गुप्तों के टेम्पल बहुत सिंपल टेम्पल हुआ करते हैं, ज़्यादातर फ्लैट रूफ टेम्पल्स हुआ करते हैं। मंदिर बनने तो शुरू हुए हैं, बट मंदिरों की शैली पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। तो ये कहना कि बहुत मोन्यूमेंटल साइज के टेम्पल हैं, बहुत डेकोरेटिव फीचर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बाद में पोस्ट गुप्ता पीरियड या अर्ली मेडिवल पीरियड में मंदिर सही मायनों में बने हैं, जो आज भारत में बड़े बड़े मंदिर होते हैं। तो ये गलत है कि किंग्स ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। हाँ, मंदिर बनने शुरू हुए हैं। बुद्धिस्ट स्टडीज एंड स्टीप डिक्लाइन, ये गलत हो जाता है। इवन नालंदा तो इस समय ही बनती है, और बुद्धिस्ट स्टडीज़ को तो बहुत बढ़ावा मिला था, इवन दो राजा वैष्णविज्म फॉलो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ये चौथा स्टेटमेंट सही है कि ये गुप्त संस्कृत साहित्य का तो सबसे इम्पॉर्टेंट कालिदास है, शूद्रक है, बहुत सारे और ऑथर्स होते हैं, चाहे वो रामायण महाभारत है, पुराण वगैरह हैं, बहुत सारा संस्कृत का साहित्य है, साइंस का साहित्य आर्यभट्ट है, वराहमिहिर वगैरह का पीरियड, ये सब गुप्ता पीरियड के आसपास ये संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा अचीवमेंट इस समय हो जाते हैं। तो चौथा करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं, बाकी तीनों गलत हो जाते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ नॉलेज डू द संस्कृत वर्क्स ऑफ गुप्ता पीरियड थ्रो लाइट? संस्कृत साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट काल है, तो किस मुद्दों पर ज़्यादा किताबें दिखी हैं? ज़्यादा नहीं दिखी हैं। रोमांटिक ड्रामा बिल्कुल सही है, कालिदास की किताबें ज़्यादातर ऐसी ही हैं। शूद्रक की किताब मृच्छकटिक भी कुछ ऐसी है, रोमांटिक ड्रामा है। आर्यभट्ट की किताब ट्रिग्नोमेट्री की बात करती है। एस्ट्रोनॉमी की किताब भी, एस्ट्रोनॉमी भी आर्यभट्ट से संबंधित हो जाती है। तो ये तीनों ही एरियाज पे गुप्ता पीरियड में किताबें लिखी गई हैं। 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। तीनों ही एरियाज पे हमको बहुत सारा साहित्य मिल जाता है। Consider the following statements. Many kings of the foreign dynasties became followers of Indian religion sects during the post-Maurya period. Post-Maurya period में बहुत सारे फॉरेन डायनेस्टी के राजा भारतीय धर्मों और संप्रदायों के फॉलोवर बन गए थे। पहला स्टेटमेंट। मिलिंद पन्हो ए पाली टेक्स्ट इज अबाउट द कन्वर्सेशन ए किंग हैड विद द बुद्धिस्ट मॉन्क। मिलिंद पानो पाली की किताब है, और ये बताती है कैसे एक राजा एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ संवाद स्थापित करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे राजा हैं फॉरेन डायनेस्टीज के, चाहे वो इंडो ग्रीक्स हों या कुशान हों या शाकाज हों, ये सब के सब भारत आकर भारतीय धर्मों को फॉलो करने लगे हैं। मिलिंद पानो में ही लिखा है कि जो मिनिंदर है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगा है। ऐसे ही कुशान राजा भी, कनिष्क भी महायान बुद्धिज़्म का फॉलो बन जाता है। रुद्र दमन और ये जो शाका राजा भी हैं, ये भी भारतीय धर्म फॉलो करने लगते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मिलिंद पानो में जो मिनिंदर है वो नागसेन के साथ एक कन्वर्सेशन करता है और बुद्धिज़्म फॉलो करने लगता है। ये पाली की किताब है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1 and 2 आर करेक्ट। Consider the following statements. मुद्रा राक्षस ए संस्कृत प्ले इज अबाउट द ओवरथ्रोइंग ऑफ नंदा किंग। मुद्रा राक्षस में एक नंद राजा के ओवरथ्रोइंग के, उसको सत्ता से हटा दिया गया है, उसके बारे में है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ड्रामा है। देवी चंद्रगुप्तम अनदर संस्कृत प्ले इज अबाउट द डिफीट ऑफ अ शाका किंग बाय ए मौर्यन मोनार्क चंद्रगुप्त मौर्य। और जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये भी संस्कृत की किताब है। ये बताती है कैसे एक शाका किंग को राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया है। तो ये विशाख दत्त की किताब है, देवी चंद्रगुप्तम। दोनों विशाख दत्त की किताब हैं। तो पहली किताब पहला स्टेटमेंट सही है। मुद्रा राक्षस नंदा को, कैसे नंदाओं को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्यों का राजा बना, उसके बारे में है मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम संस्कृत की ही है, और शक राजा को कैसे हराया है चंद्रगुप्त सेकंड ने, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कैसे शक को हराया था, उससे संबंधित किताब देवी चंद्रगुप्तम है। वो शक राजा के दरबार में, कैंप में जाता है, महिला का वेश धारण करता है और जाकर उस शक राजा को खत्म कर देता है। इसके बारे में किताब है। बट इट इज नॉट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, इट इज अबाउट चंद्रगुप्त सेकंड सन ऑफ समुद्रगुप्त, उसके बारे में किताब है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत
हो जाता है। फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। Consider the following statements about Gupta age. Some of the Gupta kings have been talked of in praising terms in their inscriptions. बहुत सारे गुप्ता राजाओं को उनके अभिलेखों में बहुत ग्लोरीफाइड टर्म्स में प्रेज किया गया है। उनकी यूलॉजीज लिखी गई हैं, प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। पहला स्टेटमेंट, द किंग्स वर्कड फॉर द पीपल्स वेलफेयर एंड डिड नॉट गो फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। राजाओं ने लोगों के भले के लिए ज़्यादा काम किया है, हमें बहुत सारी वॉरफेयर या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है गुप्ता पीरियड में। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। गुप्ता पीरियड में बहुत सारे अभिलेख जारी हुए हैं, चाहे वो महरौली हो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, या प्रयाग प्रशस्ति हो समुद्रगुप्त के बारे में, या फिर कुमारगुप्त के बारे में हो। ऐसे बहुत सारे अभिलेख हमको मिल जाते हैं, या स्कंदगुप्त के बारे में हो, भीतरी इंस्क्रिप्शन जो मिल जाता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में मिल जाता है। तो गुप्त राजाओं के समय संस्कृत के बहुत सारे अभिलेख जारी हुए हैं, वो राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। सब इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में है। और राजाओं ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं की है, लोगों के वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ये गलत है। समुद्रगुप्त के लिए तो बताया गया है कि उसने चारों दिशाओं में हम अटैक किए हैं और एक उसने चारों दिशाओं में विजय भी प्राप्त की हैं। ऐसे ही चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त वगैरह ने भी बैटल्स लड़ी हैं। तो ये कहना कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बैटल्स वगैरह नहीं होती हैं, ये गलत है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट इंडिया, जो राजाओं के बारे में है, कुछ किताबों के बारे में है, अभिलेखों के बारे में है। यूजुअली यहाँ से क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आने लगे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको रिवीजन कराया जा रहा है। अगर इनको आप ध्यान देंगे तो आपको एग्जाम में एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। इस वीडियो को देखिए, इसके बारे में कमेंट करिए, और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।